हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी चीज लेके आया हूं जो बहुत टाइम से हमने अपने स्टूडेंट्स को प्रॉमिस की हुई थी एंड बहुत सारे जुडिशरी गोल्ड के चैनल व्यूअर्स ने हमें कमेंट्स में ये चीज डिमांड करी थी कि सर एक आध वीडियो अबाउट हाउ टू मेक योर नोट्स, क्योंकि वी हैव रियलाइज दैट इन दिस टाइम पीरियड अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, जो कॉलेज टाइम से अब शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने अभी अभी प्रेपरेशन शुरू की है मुश्किल से 15-20 दिन, महीने 2 महीने पहले। उनके लिए नोट्स बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि कैसे हम इतने नोट्स बनाएं जो कि हमारे लिए सेल्फ सफिशिएंट हो। राइट। अब नोट्स के साथ एक क्या चाहिए रहता है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार बैराक्ट उठा करके छाप दो। इतना बड़ा बैराक्ट एक तो है नहीं, ऊपर से आपके 12 बैराक्ट्स कम से कम होते हैं। मिनिमम यू हैव 10 to 12 सब्जेक्ट्स दैट विल बी डीलिंग विद। अगर आप दूसरे स्टेट्स देख रहे हैं तो कई स्टेट्स में यही नंबर बढ़ करके 15, 18, 19, 22 तक जा सकता है। क्या सारे बैराक्ट्स छापने बैठना है? बैराक्ट के अलावा उसके केसेस हैं, उसकी कमेंट्रीज हैं, उसकी डिटेल्स हैं, उससे रिलेटेड थ्योरीज हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, क्या क्या लिखेंगे आप? एंड इतने जब नोट्स बन जाते हैं ना, हर सब्जेक्ट के इतने मोटे मोटे नोट्स, तो फिर समस्या आती है कि यार इतने नोट्स तो बना लिए, अब काम कैसे करें? मतलब हाउ डू यू रिवाइज ऑल दीज नोट्स? क्योंकि एग्जाम के पहले आपको मालूम पड़ रहा है 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले, 2 महीने पहले, 2 महीने पहले आप इतने बड़े बड़े 12 नोट्स के गड्ढे उठाएंगे तो नहीं रिवाइज होगा। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक, वो रिवाइज नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम तो रट्टा मार लेते हैं, हमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखो, पहली चीज, रट्टा मार के आप जज नहीं बन सकते। आपको कोई भी अगर ये चीज बता रहा ना कि बैराक के प्रोविजंस आपको रटने हैं या रट्टा मार करके आपको जज बनना है, वो आपको या तो झूठ बोल रहा है या फिर उसने रट्टा मारा होगा अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग और वो जज बन गया, तो ही हैज नो से कि बिना रट्टा मारे बन सकते हैं या नहीं। सेकेंडली, अगर कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि रट्टा मारना पड़ेगा एंड उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ही वुड प्रोबेबली एड ऑन कि मुझसे रट्टा नहीं लगता। राइट। सो ये भी एक रीजन होता है। हाउएवर वी हैव सीन AIR 1s, AIR 2s, AIR 5s जिन्होंने ये चीज हम लोगों से खुद बोली है, उनके आंसर स्क्रिप्ट हमने खुद देखी हैं, जिसमें उन्होंने जिसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई रट्टा नहीं है। यू कैन नॉट, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू मेमोराइज। और अगर आप इतने गिफ्टेड भी हैं तो सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। इंटरव्यू में वो सिर्फ ये नहीं देखना चाहते कि आपको कितना रटा हुआ है। they need you to be confident, they need your presence of mind, they need you to understand the situation, understand the question and apply the law to it as well। तो आपको पूरी चीज के बारे में डिटेल जानकारी होना जरूरी है। सो रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। सो वी नो कि नोट्स बनाना तो अपने आप में जरूरी है, और नोट्स बनाने का एक जो काम है वो आपका जीएमबी भी आसान कर देती है। दीज आर अ फ्यू माइनर अनाउंसमेंट्स जो मैं करना चाहता हूं बिफोर गेटिंग ऑन टू द वीडियो। So just bear with me for a few minutes. Grandmaster's box basically consists of three booklets, जिसमें से एक बुक आपकी वन लाइनर्स की है जो आपको नोट्स बनाने में भी हेल्प करेगी, एंड अगर एग्जामिनेशन अभी 20 एक दिन के अंदर अंदर है तो ये वन लाइनर्स की बुक आपके लिए सफिशिएंट होगी, आपको अलग से नोट्स नहीं बनाने का समय मिलेगा। देन दो किताबें होंगी आपकी क्वेश्चंस पे, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ भी आपको दो पार्ट में मिलेगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो टोटल ऑफ 4 बुक्स इंस्टेड ऑफ 3। तो ये 4 किताबें भर भर के सवाल और सवालों की एक्सप्लेनेशन, आपके वन लाइनर सवालों की एक्सप्लेनेशन। क्यों क्यों आंसर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी तो होता है, हर जगह यही तो हो रहा है। क्वेश्चन दे दिया, आंसर दे दिया, बैठो शांति से। नहीं, दैट इज नॉट सफिशिएंट। यहां पर एक्सप्लेनेशन इसलिए दिए जाते हैं सो दैट आपको, जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसको सॉल्व करने के साथ आपका वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए अपने आप ही। बैठे बैठे आपने एक सवाल सॉल्व किया, लेट्स से इट डील्स विद रेस जेस्टे, उसका एक्सप्लेनेशन रेस जेस्टे के बारे में बता रहा होगा, और साथ में दूसरे जो ऑप्शंस है कि भाई ऑप्शन ए बी सी में से केवल बी करेक्ट है, तो ए और सी क्यों करेक्ट नहीं है ये आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। सो दैट जो वो चीज रहती है ना कि सर ये वाला तो ठीक है, दिस कुड बी द राइट आंसर, व्हाई नॉट दिस, ये आपका उसी किताब में क्लैरिफाई हो जाएगा। सो जीएमबी इज फॉर योर लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, एंड apart from that, this is one thing that I wanted to let you know। from 1st of August यानी आज से हमारे सारे कोर्सेज की कीमतें बढ़ जाएंगी 25%। ठीक है,
25% तक सभी कोर्सेज की कीमत हमारी बढ़ जाने वाली है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दिस इज जस्ट एन अनाउंसमेंट दैट वी हैव टू मेक। Apart from that, we have come up and we are coming up with our morning online classes. It's a comprehensive batch. It will be very interactive. It will be live and ये सारे के सारे स्टेट्स उसमें कवर होंगे। सुबह 10:30 का अपना ये बैच है। इसमें आप एनरोल करने के लिए इस नंबर पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्टली, हालांकि ये बात सही है कि सारे कोर्सेज की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, पर ये भी बात सही है कि वी विल स्टिल बी कंडक्टिंग आर एआई जेसैट, जिसमें आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। एंड ये गाइस बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि सर किसको मिलती है, किसको मिलती है। वी हैव स्टूडेंट्स जिन्हें हर बार 100% की स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। एंड वेल, दे विल टेस्टिफाई दैट दिस is the best way to enroll into any judiciary gold courses। एक टेस्ट जिसकी मेरिट आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप दिलवाती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर मेरिट इज, एंड यू गेट अ चांस टू विन अप टू 100% स्कॉलरशिप्स इन ऑल जुडिशरी गोल्ड के कोर्सेज। ठीक है, सो नाउ ये तो थी वो बातें जो मैं आपसे करना चाहता था। अब बात ये है कि नोट्स बनाना क्यों है। ठीक है, नोट्स क्यों बनाना पड़ेगा, तो ध्यान देना बेटा। जब आप किसी भी स्टेट की तैयारी करते हो, किसी भी स्टेट की तैयारी करते हो, सो यू नॉट ओनली डील विद द बैरक्स, आपके पास उन बैरक्स के अलावा डील करने के लिए होते हैं केस लॉज, राइट। यू हैव केस लॉज टू डील विद। प्लस अगर आप दिल्ली, यूपी, हरियाणा वगैरह का दे रहे हो तो उसके ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट्स को भी आपको देखना पड़ता है, यानी कि एक्स्ट्रा थ्योरी भी आपको देखनी पड़ती है। अब कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस, आपके पास जितना भी मटेरियल होता है इट बिकम्स वेरी स्कैटर्ड, राइट। बहुत बिखरा हुआ सा मटेरियल हो जाता है, और वो होगा, हमेशा होगा। सो इनफैक्ट दैट्स द रीजन कि एक मेंटर का होना जरूरी होता है, टू हेल्प यू क्यूरेट ऑल दैट मटेरियल इनटू वन थिंग, ताकि आपको आगे समस्या ना आए। क्या होता है यूजुअली, जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बैठते हो तो आपने बैराक में कुछ कुछ मार्क कर लिया, आपने केस लॉज कहीं कहीं से पढ़ लिए, आपने ज्यूरिस्प्रूडेंशियल थ्योरीज कमेंट्री से उठा करके पढ़ ली, और जब एग्जाम आया तो यू हैव इतनी सारी किताबें हर सब्जेक्ट की। चलो, इतनी सारी किताबें हर सब्जेक्ट की हो गई। अब इसको आपने कहा कि मैं समराइज कर दूं नोट्स के फॉर्मेट में, तो नोट्स बनाने के भी कई तरीके होते हैं, राइट। नोट्स बनाने के भी कई तरीके होते हैं, और उन्हीं तरीकों को हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा तरीका कब और कहां इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन को मैं दूर करना चाहूंगा कि क्या नोट्स को स्टेट पे डिपेंड करके बनाना चाहिए। देखो, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये बोला कि किसी स्टेट में पीएससी एग्जाम करवाती है, किसी स्टेट में हाई कोर्ट एग्जाम करवाता है। जहां हाई कोर्ट एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है वहां उतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता है, राइट। फॉर एग्जांपल एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, इन सब जगहों पर उतना डेप्थ में सवाल नहीं आते। जहां पीएससी करवाता है वहां चांसेस होते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाएं, जैसे कि आपका यूपी हो गया, या फिर लेट्स से बिहार हो गया, आपका हरियाणा हो गया, यहां पर पीएससी करवा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्या हमें उस स्टेट के हिसाब से नोट्स बनानी चाहिए? एंड मेरा आंसर है नहीं। द रीजन बीइंग कि कोई भी स्टूडेंट सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आई विल बी टारगेटिंग जस्ट वन स्टेट, दैट्स ऑल, कि मैं सिर्फ एक स्टेट टारगेट करूंगा, इसकी नोटिफिकेशन आई तो दूंगा, नहीं तो मैं खाली बैठूंगा। ऐसा तो कोई भी नहीं करता। मान लीजिए आप एमपी टारगेट कर रहे हैं और एमपी की वैकेंसी ही ना आए साल भर तक, तो क्या आप साल भर तक कोई एग्जाम नहीं देंगे? क्या आप कोई एग्जाम ही नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ तैयारी करते रहेंगे? आप दूसरे स्टेट्स भी तो ट्राई करेंगे, तो उसके लिए अलग से नोट्स थोड़ी बनाएंगे। आपके जितने नोट्स हैं they should be comprehensive enough, they should be crisp enough to cover all the relevant states। ठीक है, ऑल द रेलेवेंट स्टेट्स यानी आप किसी भी स्टेट का एग्जामिनेशन दे दो उठ करके, किसी भी स्टेट का, वो नोट्स आपके काम आ जाए। ठीक है, 19-20 का अगर अंतर करना पड़े तो वो उनके लोकल लॉज वगैरह में करना पड़ेगा। ये बात सही है कि स्टेट्स के लोकल लॉज और अनऑर्थोडॉक्स लॉज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने आपके मेजर और बेसिक सब्जेक्ट्स हैं ना, एटलीस्ट वो सारे के सारे कवर हो जाएं। आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए। सो नेवर, आई रिपीट, नेवर मेक योर नोट्स डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। आपकी प्रिपरेशन स्टेट सेंट्रिक होनी चाहिए, पर आपके नोट्स शुड बी वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। तो नोट्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं आपके रनिंग नोट्स, दूसरा शॉर्ट नोट्स, और तीसरा प्रॉपर नोट्स।
क्या अंतर है इसमें? अब देखो, रनिंग नोट्स कौन से नोट्स होते हैं? जो आप क्लासरूम में बनाते हो। क्लासरूम में नोट्स बनाना जरूरी है, सिर्फ वो नहीं जो डिक्टेट किया जा रहा है। क्लास में अगर आप पढ़ते हैं, एंड नॉट जस्ट इफ यू आर स्टडिंग इन जुडिशरी गोल्ड, वेल एंड गुड। अगर आप अपने स्कूल कॉलेज, स्कूल तो नहीं खैर, कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां पर भी जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट से भी अफिलिएटेड हैं, वहां पर भी जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, सिर्फ वो पार्ट नहीं लिखना है जो डिक्टेट किया जा रहा है। जो पार्ट समझाया जा रहा है ना, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो। वो रनिंग नोट्स होते हैं आपके। उसमें कभी कोई फेरिटी नहीं होती, वो बिखरा हुआ रहता है, उसमें कभी कोई चीज इधर स्पेस मिला तो घुसा करके लिख दिया, वो बहुत रफ से नोट्स होते हैं। लेकिन वो जरूरी हैं, क्यों? क्योंकि जब आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाओगे ना, तो यही रेफर करके बनाओगे। बार बार क्लास तो दिख नहीं रही, और दिख भी रही है तो बार बार आप उतना उतना टाइम तो रिविजिट करोगे नहीं, राइट? सो रनिंग नोट्स आपके पास होना जरूरी है। रनिंग नोट्स बेसिकली आपका एक तरीके से स्टेपिंग स्टोन है। स्टेपिंग स्टोन। इस पे आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस क्लास में जो भी पढ़ा रहे हैं, कभी ऐसा लगे कि हाँ यार, ये एग्जाम्पल सर ने ऐसा दिया कि इसको पढ़ करके मैं ये कॉन्सेप्ट समझ सकता हूं ज्यादा बेहतर तरीके से, तो वो एग्जाम्पल लिख लो। राइट एवरीथिंग, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग दैट यू स्टडी इन क्लास। देन वंस यू आर डन विद दिस, अब मैं कहता हूं कि आपके पास दो नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट एंड प्रॉपर। यहां मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, यहां मैं आपको मैंडेट दे रहा हूं कि ये दो तरीके के नोट्स आपके पास, हर जुडिशरी एस्पिरेंट के पास होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि शॉर्ट नोट्स ऐसे नोट्स हैं जो आपको एग्जामिनेशन के 10-15 दिन पहले हेल्प करेंगे। एग्जाम के 10-15 दिन पहले आपको खटाखट से चीजें रिवाइज करनी है, तो यही शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। एंड बिलीव मी, शॉर्ट नोट्स आपके इतने शॉर्ट होने चाहिए कि विद इन 7 to 10 days आपके सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो जाए। इतने शॉर्ट नोट्स चाहिए मुझे आपसे। ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। इसमें अपने रेडी रेकनर्स भी आते हैं, इंडेक्स नोट्स भी आते हैं, कई लोग अलग तरीके से फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हैं, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। पर शॉर्ट नोट्स आपके इतने ब्रीफ होने चाहिए, इतने शॉर्ट होने चाहिए। आई टेल यू समथिंग। आपने अपने स्कूल कॉलेज में एग्जामिनेशंस में ये देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे फर्रे लेके जाते थे, चीटिंग वाले। देखें, एक बड़ा सा फर्रा जिसमें सब विचड़ मिचड़ करके लिख दिया है, उसमें वो सारी चीज नहीं लिख सकते थे। उसमें वो क्या कर रहे हैं, उसमें वो लोग कीवर्ड्स लिखना है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मुझे ये चीजें लिखनी है, वही करना है। फर्रे बनाने हैं, बस लेकर के एग्जाम देने नहीं जाना है, वैसे ही फर्रे बनाने हैं। वही फर्रे आपको एग्जाम के 10-15 दिन पहले, 10-12 दिन पहले हेल्प करेंगे रिवाइज करने में। जितना रिवीजन आप करो उतना कम है इस एग्जाम का। सेकंड, यू शुड हैव प्रॉपर नोट्स। अब देखो, ये सारे नोट्स बनाने में टाइम लगेगा, मैं जानता हूं समय लगेगा। रनिंग नोट्स भी बनवा रहे हो सर, शॉर्ट नोट्स का भी बोल रहे हो, प्रॉपर नोट्स का भी बोल रहे हो, उसमें भी आप बताओगे कैसे क्या इंक्लूड करना है। इट विल टेक टाइम, यस, बट एक बार की मेहनत है, एक बार की। एक बार आपने मेहनत कर ली ना उस सब्जेक्ट में, उस एक सब्जेक्ट के, अभी सारे सब्जेक्ट साइड में रखो, एक सब्जेक्ट उठाओ जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। उस फेवरेट सब्जेक्ट के आपने रनिंग नोट, शॉर्ट नोट, प्रॉपर नोट सब बना लिए। शॉर्ट नोट्स इतने से हैं, मुश्किल से 5 पेज के। 5 पेज के वो नोट्स, क्या आपको अभी मेहनत करने में तो लगेगा, पर क्या बाद में ये तकलीफ देगा? बाद में एग्जाम के 10 दिन पहले इसी को दुआएं दोगे आप बैठ करके, अरे यार सर क्या चीज बता दी आपने, यही तो चाहिए थे मेरे को, इसी से तो मेरा काम हो पा रहा है, वरना इतनी मोटी मोटी किताबें मैं कहां खोलता बैठता। बट वो सिर्फ एग्जाम के 10-12 दिन पहले का आइटम है। जो इतना पूरा टाइम आप बिताने वाले हैं, 6 महीना, साल भर, 15 महीना, 18 महीना, एज द केस में भी, जितना भी समय आप डिवोट करना चाहते हैं प्रिपरेशन को, तो उतने समय में, इन ऑल दैट पीरियड, आपको तब भी तो पढ़ाई करनी है। तो भी आप स्कैटर्ड पढ़ाई नहीं करोगे, तब आपके ये वाले प्रॉपर नोट्स आपके काम आएंगे। अब देखते हैं कि इन नोट्स के साथ एक और चीज जो आपको करते रहना है हमेशा साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड बेयर एक्ट की मार्किंग्स। बेयर एक्ट की मार्किंग्स दो तरीके से होती हैं, कलर कोडिंग से और रेड पेन से। आप हमेशा देखोगे दिस, यू नोटिस दिस always in my YouTube videos, in my YouTube lives, in my classes, that I use a red pen. क्यों? रेड पेन के साथ एक जो कैच है वो ये है कि विबग्योर है ना, विबग्योर में आर लास्ट में आता है। क्यों? उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से आर सबसे प्रोमिनेंटली दिखता है। जितने वार्निंग साइंस हैं सबसे प्रोमिनेंटली क्यों दिखते हैं? क्योंकि रेड में होते हैं वो, राइट?
सो यहां पर हम रेड पेन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि बैराक्ट अगर हम सरसरी निगाह से देख भी रहे हैं और कोई पेंसिल की मार्किंग या ब्लैक पेन की मार्किंग या ब्लू पेन की मार्किंग अगर हमसे स्किप भी हो जाए तो ये स्किप नहीं होगी, ये हमें छूटते ही दिखाई देगा। पेज खोला, हमें दिख गया कि यहां पर ये है। एंड ये कई बार होता है जब आप एग्जाम के पहले खट 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 रिवाइज कर रहे होते हो ना, तो आप देखते हो अच्छा हाँ ये पेज हो गया, ये पेज हो गया, और उसमें एक ना एक कीवर्ड आपका मिस हो सकता है। इससे मार्क किया है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि वो दिखाई दे जाएगा। तो रेड पेन से आपको क्या मार्क करना है, अब इस चीज को देखो। पहले इन दोनों चीजों पर आने से पहले बैराक्ट में मार्किंग करना है। नाउ दिस इज, लेट्स सपोज योर बैराक्ट, यहां लिखा है सेक्शन नंबर, ये इतनी पूरी डिटेल लिखी है सारी दुनिया भर की, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि जितनी भी चीजें प्री में आने के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, जितनी चीजें प्री में आने के लिए इंपॉर्टेंट हैं उन सबको एक कलर से हाईलाइट कर दो, ठीक है। हाईलाइट कर दो उनको किसी भी एक कलर से, खरीद लाओ मार्केट से उठा करके, एक मल्टी कलर हाइलाइटर पूरा पेन का एक सेट आता है, उठा करके ले आओ। जितनी चीजें आपको लगता है मेंस के लिए रेलेवेंट हैं उन सबको दूसरे कलर से हाईलाइट कर दो, ठीक है। और जितनी भी चीजें आपको लगता है कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है उसको अलग कलर से हाईलाइट कर दो। अब समझो, ये तीन सेट में अगर आपने हाईलाइट कर दिए सेक्शंस, रेलेवेंट सेक्शंस, अब वो रेलेवेंट सेक्शंस आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। अब आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं कौन से सेक्शन पर ध्यान दूं, क्योंकि जब प्री का एग्जाम देने बैठ रहे हो तो आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई ब्लू कलर वाले कौन से सेक्शन है, मैं उनको फटाफट से देख लूं। या फिर मेंस का एग्जाम देने से पहले आपको सिर्फ ये देखना है, और मेंस में नहीं टाइम मिलता, 30 40 45 दिन का टाइम मिलता, मुश्किल से 50 दिन मान लो आप, उतने टाइम में आप पूरा पूरा नहीं पढ़ सकते। आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई इन इन चीजों को जो ब्लैक से हाईलाइटेड है, ब्लैक से तो क्या वो येलो से हाईलाइट होंगे, ब्लैक से तो पूरा काला हो जाएगा, केवल उन उन चीजों को मुझे देखना है। तो दिस इज व्हाट आई एम रेफरिंग टू एज कलर कोडिंग। अपनी बैराक्ट में कलर कोडिंग चालू करो। बैराक्ट में करना चाहो बैराक्ट में कर सकते हो, और अगर इफ यू वांट दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, ये काम आप अपने नोट्स में भी कर सकते हो। यू कैन कलर कोड योर नोट्स एज वेल, कि नोट्स में ये एरिया प्री के लिए है, ये मेंस के लिए और ये इंटरव्यू के लिए। ये चीज जैसे ही आपको समझ में आ गई ना, बिलीव मी, ये इतना इतना स्मूथ कर देगा आपकी प्रिपरेशन को कि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार मैं किस तरीके से अपने एग्जाम टाइम में मैं किस तरीके से इसको यूज करूं। सेकंड, अब इनको हाईलाइट करने के बाद अब इस सेक्शन में, हर सेक्शन में सेक्शन की लैंग्वेज रेलेवेंट नहीं होती कभी भी। सेक्शन की लैंग्वेज इज नॉट रेलेवेंट। आपके लिए रेलेवेंट क्या होता है, आपके लिए रेलेवेंट होते हैं उस सेक्शन के कीवर्ड्स। तो केवल उसके कीवर्ड्स को लाल कलम से हाईलाइट कर लीजिए। जैसे अगर आप सेक्शन 17 ऑफ आईसीए देख रहे हैं, तो उसकी की पूरी जानकारी उसी लैंग्वेज में आपको लिख के नहीं आनी। आपको क्या लिखना है, एक्टिव कंसीलमेंट, प्रॉमिस मेड विद द इंटेंशन ऑफ नॉट परफॉर्मिंग, राइट। तो ये वाली जितनी भी चीजें, ये वाले जितने भी शब्द हैं, उन शब्दों को आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थेफ्ट लिख रहे हैं 378 एंड डिसऑनेस्टली शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो डिसऑनेस्टली जो शब्द है ये जरूरी है, इसकी जगह कोई और शब्द नहीं आ सकता। तो इस वर्ड को आप मार्क कर लो। तो जितने आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं ना, पूरा पूरा नहीं, केवल कीवर्ड्स को आपने मार्क कर लिया। बैराक में सिर्फ दो चीजें हो गई आपके पास, क्या क्या, आपके पास कीवर्ड्स मार्क हो गए सारे, एंड आपने प्री मेंस इंटरव्यू के लिए हाईलाइट कर दिया। मैं आपको बताऊंगा कि बैराक कब यूज करना है और नोट्स कब यूज करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए और उसमें क्या लिखना है, क्या इंक्लूड करना है। शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको जैसे बताया इस तरीके के फर्रे आप बनाते हैं, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ इतने लिखने हैं, शॉर्ट नोट्स हमेशा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे, कभी भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनेंगे। प्री में हम सब जानते हैं कि कितना स्कोप रहता है। फॉर एग्जांपल सेक्शन, अगर आप आईसीए की बात करो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो सेक्शन 1 to 30 covers almost 70 to 80% of what is asked in prelims examination in contract। किसी भी स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में केवल 1 to 30 का एरिया पढ़ के गए तो 70-80% आपका कवर हो चुका है। तो मेनली आपके इस पूरे में सिर्फ वही होगा, आपने लिखा लेट्स से सेक्शन 3 to 5, ठीक है, एक साथ आपने लिख लिए ग्रुप बना करके कि ये सेक्शंस मेरे को साथ में पढ़ना है। 3 to 5 आपको जैसे साथ में पढ़ना है, या 3 to 6 आपको साथ में पढ़ना है,
आपने बहुत बहुत शॉर्ट में, पहली चीज, योर ओन वर्ड्स, योर ओन वर्ड्स। आई नो अ पर्सन जो ड्रॉ करना पसंद करता है, राइट? उसके साथ ये है कि यार मैं, मेरे को अपने शब्दों में लिखना नहीं है, मैं पूरे केस लॉ को एक ड्राइंग में खत्म कर दूंगा और मेरे को याद रहेगा। तो वो उसके लिए काम करता है। सो वट एवर वर्क्स फॉर यू। मैं यूजुअली वर्ड्स यूज करता हूं, तो यूज योर ओन वर्ड्स, बैराक की लैंग्वेज नहीं। सेकेंडली, अपने लैंग्वेज में आपने उस सेक्शन के बारे में लिख दिया। सेकेंडली, अगर कोई कीवर्ड है तो उस कीवर्ड को यहां पर कॉपी कर लिया, ठीक है। एंड थर्डली, अगर उससे रेलेवेंट कोई केस लॉ है तो सिर्फ नेम ऑफ केस लिख लिया। केस का रेशियो वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से 2 से 3 बड़े पेजेस आपको लगेंगे A4 साइज के इन शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट करने के लिए, नथिंग एल्स। बन गए आपके शॉर्ट नोट्स। इनको स्टेपल करो और अपने बैराक्ट में लगा लो। तो बैराक्ट पढ़ने से पहले, अब बता रहा हूं मैं, बैराक्ट पढ़ने से पहले शॉर्ट नोट्स गो थ्रू किए, फिर बैराक्ट खोली और प्री में ये था, ये था, ये था, ये था, आपने सारी ही चीजें एक मतलब डिटेल में, थोड़ा रेलेवेंट डिटेल में पढ़ना शुरू कर दी, ठीक है। ये आपकी प्री की ऐसी तैयारी करवा देगा कि आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई कमेंट्री उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई लाइव लॉ, बार एंड बेंच वगैरह कुछ नहीं देखना है। ये नोट्स आपके प्री के इमीडिएट तैयारी के लिए सफिशिएंट होंगे। आगे देखो, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज प्रॉपर नोट्स। प्रॉपर नोट्स आपके कहां से आएंगे? ये आपके रनिंग नोट्स से बनेंगे। रनिंग नोट्स। रनिंग नोट्स से क्यों बनेंगे? क्योंकि यूजुअली क्लासेस में, इंस्टीट्यूट्स में, एकेडमीज में आपको जो चीज पढ़ाई जाती है ना, दिस इज वेरी एग्जॉस्टिव। आपको ये चीज क्लैरिफाई कर दी जाती है कि भाई आप यहां पर अगर डिटेल में सारी चीज पढ़ रहे हो तो अलग से कमेंट्रीज वगैरह मत देखो। उसी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देख सकते हो, बैराक देख सकते हो, बट अलग से कमेंट्रीज वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उसके रनिंग नोट्स बहुत सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रॉपर नोट्स कभी भी, नेवर इन पैराग्राफ फॉर्म, नेवर इन पैराग्राफ फॉर्म। पैराग्राफ पढ़ने का टाइम आपके पास कभी भी नहीं होगा, ये बात गांठ बांध करके रख लो, लिख लो इसको। आपके पास नहीं होगा पैराग्राफ पढ़ने का टाइम, इतने बड़े बड़े पैराज। आपको पॉइंटर्स ही लिखने हैं। शॉर्ट नोट्स देखे ना, शॉर्ट नोट्स में हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, लेकिन वो पैराग्राफ ऐसे हैं कि आप अपने शब्दों में बहुत क्रिस्प कीवर्ड्स और नाम लिख रहे हैं। यहां पर उसको एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन कैसे किया? यहां पर आप चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, पॉइंटर्स बनाओ, एनीथिंग दैट हेल्प्स यू रिमेंबर समथिंग। सो फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली आई वाज टीचिंग अबाउट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स सेक्शन 30 से लेकर के 36 तक का एरिया कवर करता है। एक बढ़िया सा मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन समथिंग हैपनिंग, समथिंग नॉन हैपनिंग, अगर वो हो जाए या फिर ना हो। इस तरीके से हमने पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट बना दिया। अब आपको रटने की जरूरत ही नहीं। यहां पर हमने लिख दिया कि अगर डेडलाइन दी हुई है तो सेक्शन 35, अगर डेडलाइन नहीं दी हुई है तो 32, 33। इस तरीके से वी वेंट 31 to 36, आई एम सॉरी 31 to 36 था, वो 30 लिख दिया था गलती से मैंने। सो ये एक फ्लो चार्ट जो बन गया ना, ये फ्लो चार्ट आपको सारे सेक्शन पढ़ने से बचा लेगा। यू डू नॉट हैव टू रीड। सिमिलरली, सेक्शन 47 से लेकर के आपका जो 54 तक का एरिया है, जहां पर टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस है, बढ़िया सा उसमें एक चार्ट बना लीजिए। एक बढ़िया उसमें एक चार्ट बनाइए और यहां पर लिखिए कि भाई इसमें अगर टाइम दिया है, अगर प्लेस दी है, अगर ये दिया है, अगर वो दिया है, क्या नहीं दिया है। एक चार्ट बना लिया, आपको सारे सेक्शंस अलग से पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये चीजें, सेक्शंस आपके लिए रेलेवेंट नहीं होंगे। कभी ना लिखना पड़ेगा, ना उसके मार्क्स दिए जाएंगे। ये सारे सेक्शंस इंडिपेंडेंटली वैल्यूएबल नहीं है। एक चार्ट बना लिया ना आपने, एक टेबल बना ली, तो वो इतना बड़ा एरिया इतने से एरिया में कवर हो जाएगा। एंड द मोमेंट इट गेट्स कवर्ड इनटू अ चार्ट और अ डायग्राम और अ फ्लो चार्ट और एनीथिंग, वो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी। आपके प्रॉपर नोट्स में हमेशा पॉइंटर्स होने चाहिए, चार्ट्स होने चाहिए, डायग्राम्स होने चाहिए, फ्लो चार्ट्स होने चाहिए, ये जरूरी है। नेक्स्ट, ग्रुपिंग एंड रिलेटिंग। कभी भी किसी भी सेक्शन को इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ा जाता। मतलब कई सेक्शंस को ऑब्वियसली पढ़ा जाता है, बट बहुत सारे सेक्शंस को रिलेट करके पढ़ा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेट्स से फ्रॉड पढ़ रहे हैं, राइट? आईसीए में आप फ्रॉड पढ़ रहे हैं,
तो फ्रॉड को आप किसके साथ पढ़ेंगे? आप हमेशा सेक्शन 10, सेक्शन 13, 14 एंड फ्रॉड तो आपने पढ़ ही लिया, उसके अलावा सेक्शन 19 भी आप पढ़ेंगे, या फिर सेक्शन 64 भी पढ़ेंगे। ये सारी चीजों को साथ में आप लिंक करके पढ़ेंगे। माइनर के साथ अग्रीमेंट कर रहे हो आप, माइनर के अग्रीमेंट के लिए आप क्या पढ़ोगे? आप सेक्शन 10 पढ़ोगे, सेक्शन 11 पढ़ोगे, फिर आप सेक्शन 68 भी पढ़ोगे, राइट? यू वुड ऑल्सो रीड सेक्शन 68। तो ये सारे के सारे पॉइंटर्स रेलेवेंट हैं, इनको ग्रुप कर लो ना, जस्ट ग्रुप देम ऑल टुगेदर, लिख दो एक जगह पे। लेट्स से आप अपने नोट्स बना रहे हो इस तरीके से, यहां पर आपने लिखा भाई माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट या माइनर्स अग्रीमेंट जो भी। अब यहां पर आप क्या क्या लिखोगे? ग्रुप, ग्रुप में आगे आप लिख लो ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन। अब क्या होगा कि वेन एवर यू आर स्टडिंग माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको मालूम है कि इसके साथ साथ आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, और उससे फायदा ये होगा कि जब मेंस में आंसर राइटिंग होगी ना, जब वो टेक्निकल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको मालूम रहेगा कि यार इसके साथ अगर मैं ये सेक्शन और लिख दूं तो मेरे लिए काम बढ़िया हो जाएगा, ठीक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के लिए हमेशा हैव अ डिफरेंट नोटबुक, डिफरेंट नोटबुक। क्या करना है आंसर राइटिंग में? ये कभी आपके नोट्स का पार्ट नहीं होगा, दिस विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ योर नोट्स, बट इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर नोट्स। कैसे? मैं फालतू की बात नहीं कर रहा हूं। आंसर राइटिंग एक ऐसा सेगमेंट है जो हमेशा आपकी हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट, एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कब करना है? सब्जेक्ट के एंड में नहीं, जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता जाए, पुराने पेपर्स उठाइए, कोई भी अनसॉल्व पेपर्स की बुक उठा लीजिए, अनसॉल्व पेपर्स की कोई भी पुरानी किताब उठा लीजिए, एंड उसमें से आप देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं मेंस में। वो क्वेश्चन लिखा और उसको खुद आंसर बनाने की कोशिश कीजिए, राइट डाउन योर ओन आंसर्स। उससे फायदा ये होगा कि आपको समझ आ जाएगा कि इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पॉइंट वन। पॉइंट टू, इस टाइप के क्वेश्चंस आने के अलावा इस तरीके से मैं इसका आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं, राइट। फिर अगर आप चाहें अपने मेंटर से, अपने टीचर से ये पूछ सकते हैं कि क्या इस आंसर को किसी और तरीके से फ्रेज करना चाहिए, या फिर इस आंसर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ब्रॉडली अगर वो सारी चीजें कवर हो रही हैं, तो आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी साइमल्टेनियसली होती जा रही है। आपको ये समझ में आता जा रहा है कि कौन से सेक्शंस को आपको इंटरलिंक करके लिखना है, ठीक। तो ये हुए आपके प्रॉपर नोट्स। अब सबसे मेजर सवाल, नोट्स का इस्तेमाल करना कैसे है? तो देखो, पहली चीज, आपकी जो बैराक्ट है, उस बैराक्ट के अंदर फर्स्ट पेज में अपने शॉर्ट नोट्स को रख लो, शॉर्ट नोट्स। सेकेंडली, उसी बैराक्ट के साथ अपने प्रॉपर नोट्स का पूरा जत्था उठा करके रख लो। एंड थर्डली, लास्टली, आपकी जो आंसर राइटिंग की नोटबुक है, उसको इनके साथ रख लो। अब क्या करना है, जब भी कभी एग्जामिनेशन सर पे आए, कोई भी नोटिफिकेशन आ गए, जनरली जब भी आप तैयारी कर रहे हो, एक चीज आपने पढ़ी, कोई भी चीज, कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा, अब उस सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए क्लासेस तो देखोगे नहीं, नोट्स देखोगे, तो प्रॉपर नोट्स देखो। रिवाइज, अभी मैंने इसी लेक्चर की शुरुआत में बोला था कि रिवाइज एज मच एज यू कैन, बहुत रिवाइज करो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अच्छे से अच्छे नोट्स बना लिए, एकदम सजा करके, सारे ग्लिटर स्पार्कल डाल के, रिबन विबन लगा के सब कर लिया, बट अगर उसको खोल के नहीं देख रहे हो तो वो वेस्ट है वो सारे। कोई भी क्लास आपने पढ़ी, यहां पर भी अगर आपने कोई भी क्लास पढ़ी, आपने यहां पर रनिंग नोट्स बना लिए और नोट्स को कभी खोल के नहीं देखा, तो वेस्ट है वो क्लास और वेस्ट है वो नोट्स, आपके किसी काम नहीं आ रहे वो चीज। लेकिन वो काम कब आएगा? जब आपने क्लास के बाद, जब आपने टॉपिक के बाद उस चीज को रिवाइज किया खुद से, और खुद से रिवाइज आप हमेशा प्रॉपर नोट्स से करोगे। क्लास खत्म हुई, रनिंग नोट्स उठाए, उसको देख करके प्रॉपर नोट्स बना लिए। प्रॉपर नोट्स बनते ही आप उसको रिवाइज करोगे। 4-5 दिन बाद, 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद, आप उसको रिपीटेडली रिवाइज करते जाओगे। एम ये है कि आपके प्रॉपर नोट्स के थ्रू आपके 80% सब्जेक्ट्स रिवाइज हो चुके हों, कम से कम 7 से 8 बार, बिफोर एग्जाम। बिफोर एग्जाम, एग्जाम के पहले प्रॉपर नोट्स के थ्रू 80% सब्जेक्ट्स आपके 7 से 8 बार रिवाइज हो जाने चाहिए। इतना रिवीजन आपने करना है। अब जैसे ही आ गया नोटिफिकेशन और एग्जाम की डेट,
30-35 दिन, 40 दिन आपको समय मिलता है। कुछ समय प्रॉपर नोट से आपको तैयारी करना है, और जैसे ही आपके पास लेट्स से 20 डेज बचते हैं, तो वो 20 डेज का जो टाइम है उसमें बैराक्ट और ये शॉर्ट नोट्स आपके काम आएंगे। बैराक्ट की कलर कोडिंग और वो रेड पेन से जो हाईलाइट किया है वो, प्लस द शॉर्ट नोट्स, उसको जब आप फटाफट फटाफट से रिवाइज करते जाओगे ना, तो 7 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर, मैंने कहा आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। 20 डेज, 21 मान लो, 3 बार आप शॉर्ट नोट से उस पूरी चीज को रिवाइज कर चुके होगे बिफोर द एग्जाम। पूरा सिलेबस 3 बार शॉर्ट नोट्स के थ्रू। पूरा सिलेबस हमने 7-8 बार प्रॉपर नोट से रिवाइज कर लिया, 3 बार आपने बैराक्ट और शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लिया। व्हाट डू यू थिंक विल बी स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेटिंग वेरी गुड मार्क्स? आप 10-10 बार एक सब्जेक्ट को आइडियली रिवाइज कर चुके हो। बट दिस इज नॉट वेयर इट ऑल एंड्स। प्री के बाद, प्री हो गया, उसके बाद जब आपका मेंस एग्जाम होगा, तो मेन एग्जाम में इसको उठा करके आपने साइड में रख देना है, ठीक है? अब बैराक्ट के साथ प्रॉपर नोट्स एंड आपके आंसर राइटिंग की नोटबुक काम आएगी। बैराक्ट उठाया, उसमें देखा कि मेंस में ये पार्ट रेलेवेंट ज्यादा है, प्रॉपर नोट्स पे गए, प्रॉपर नोट्स में आप उस पार्ट को डिटेल में पढ़ा कि उसमें केस क्या है, उसमें ये क्या है, वो क्या है, पूरी चीज पढ़ी, एंड उससे रिलेटेड कैसे सवाल आते हैं आपने अपनी आंसर राइटिंग नोटबुक में देखा, क्योंकि कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद आप उसको सॉल्व कर चुके हो। फ्लो समझ में आया? प्री तो निकाल लिया हमने ये सब पढ़ के। मेंस के लिए क्या करना है? मेंस के लिए ये करना है कि आपको अपना बैराक्ट उठाना है, उसमें देखना है कि आपने कौन से पार्ट को मेंस के लिए हाईलाइट किया था, उस हाईलाइट को आपको प्रॉपर नोट्स में देखना है। आप चाहो तो नोट्स में हाईलाइट कर लो, बैराक्ट की कलर कोडिंग हटा दो, केवल नोट से काम चला रहा हूं। तो आप उसमें आपने देख लिया कि मेंस के लिए क्या रेलेवेंट है, उसको डिटेल में पढ़ा, और फिर अपनी आंसर राइटिंग नोटबुक को देखा कि इसमें से कैसे सवाल आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। Once you are done with that, nothing, believe me, nothing will stop you from scoring very good marks. बस वहां पे नर्वस मत होना. You would only be the person who can stop yourself from scoring better marks. अदरवाइज अगर इतने अच्छे आपने नोट्स बनाए हैं, बाकायदा आपने सारी चीजें करी हैं जो मैं अभी बताई आपको, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, कलर कोडिंग की है, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, ये सारी चीज अगर आपने कर रखी है, सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन की जरूरत है, you will be able to secure very good positions in these examinations. So that is, guys, how you have to make notes. And if you want to connect with Judiciary Gold, this is the one stop contact number. आप इस पे हमसे connect कर सकते हैं for any query, for any enrollment, और किसी भी तरीके से अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर ये नहीं आपको इससे करना है तो दिस इज आवर वेबसाइट toprankers.com, आप इसके थ्रू भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। That's all for today. Thank you so much, guys. Bye bye.